नमस्कार। हम सब ने भारत की आज़ादी की कहानी सुनी है, अहिंसा, सत्याग्रह और महात्मा गांधी। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आज हम इतिहास के वो पन्ने पलटने वाले हैं जो एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा विस्फोटक सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। और ये शब्द देखिए, ये किसी इतिहासकार के नहीं बल्कि उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हैं जिसने भारत की आज़ादी को मंजूरी दी थी, क्लेमेंट एटली। 1956 में उन्होंने कहा कि आज़ादी का श्रेय गांधी जी के आंदोलन को नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस को जाता है। ये एक ऐसा दावा है जो हमें हर उस चीज पर सवाल उठाने को मजबूर कर देता है जो हमने पढ़ी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो कहानी हमें स्कूलों में पढ़ाई गई वो अधूरी थी? क्या आज़ादी की लड़ाई का एक और भी बड़ा और ज्यादा जबरदस्त हिस्सा था जिसे जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज कर दिया गया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें एक ऐसे इंसान में हैं जिसने ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मारकर बगावत का रास्ता चुना। चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के उस शुरुआती सफर को जिसने सब कुछ बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही बहुत अलग थे। एक तरफ तो वो इतने ब्रिलियंट थे कि आईसीएस जैसे मुश्किल एग्जाम में चौथी रैंक ले आए, और दूसरी तरफ उनके अंदर बगावत की आग जल रही थी। कॉलेज से निकाले जाने से लेकर आईसीएस की नौकरी छोड़ने तक उनका रास्ता पहले दिन से ही एकदम साफ था। और जरा इस फैसले के बारे में सोचिए, उस जमाने में आईसीएस की नौकरी छोड़ना कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी या आराम छोड़ना नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम को सीधी चुनौती देना था जिसे वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये ब्रिटिश राज की नौकरी करने से साफ इनकार था। तो जब बोस भारत लौटे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल तो हुए, लेकिन बहुत जल्द ही ये साफ हो गया कि उनका रास्ता महात्मा गांधी के रास्ते से बिल्कुल अलग होने वाला था। और यहीं पर इन दो महान नेताओं के बीच का फर्क सामने आता है। गांधी जी का अटूट विश्वास था अहिंसा में कि बिना खून खराबे के आज़ादी हासिल की जा सकती है। वहीं नेताजी का मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है, और उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े वो जायज है। और ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं था, ये जल्द ही एक खुले टकराव में बदल गया। जब बोस ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया तो ये एक सीधी चुनौती थी। लेकिन गांधी गुट का सपोर्ट ना मिलने की वजह से आखिरकार बोस को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कांग्रेस छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं था। बोस ने अपना रास्ता खुद बनाया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ताकि आजादी के लिए अपने तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और अंग्रेजों ने बोस को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया था। यहीं से बोस ने इतिहास के सबसे साहसी कामों में से एक को अंजाम दिया, और ये दिखाता है कि वो कितने दृढ़ थे। पठानी सूट पहनना, दाढ़ी बढ़ाना, कई फर्जी पहचान बदलना। उन्होंने ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह से चकमा दिया और अपनी लड़ाई को एक ग्लोबल स्टेज पर ले जाने के लिए निकल पड़े। जर्मनी में वो हिटलर तक से मिले और भारतीय युद्धबंदियों को लेकर एक इंडियन लीजन भी बनाई। लेकिन उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि हिटलर सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा है, असल मदद नहीं करेगा। तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान पूरब की तरफ मोड़ा और जापान के लिए एक ऐसी पनडुब्बी यात्रा पर निकल गए जो जानलेवा हो सकती थी। और साउथ ईस्ट एशिया पहुंचकर ही नेताजी को वो मौका मिला जिसका वो इंतजार कर रहे थे, आजाद हिंद फौज की कमान संभालने का। और यहीं से बोस ने अपनी सबसे बड़ी विरासत को शक्ल दी, आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी। एक ऐसी सेना जिसने भारत की आजादी पर इतना गहरा असर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिंगापुर में बोस ने 40,000 सैनिकों की एक सेना की कमान संभाली। ये ज्यादातर वो भारतीय सैनिक थे जिन्हें जापान ने युद्ध में बंदी बना लिया था। उन्होंने इन हारे हुए सैनिकों के अंदर आजादी का ऐसा जज्बा भरा कि वो एक समर्पित फौज बन गए। और इसी सेना को जगाने के लिए उन्होंने अपना वो ऐतिहासिक नारा दिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक वादा था, बलिदान का एक आह्वान जिसने हजारों दिलों में देशभक्ति की आग जला दी। आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत पर हमला कर दिया और एक समय के लिए उन्होंने भारतीय जमीन पर तिरंगा फहरा भी दिया। लेकिन अंग्रेजों के बेहतर हथियार और रसद की कमी के चलते वो इम्फाल और कोहिमा की भयानक लड़ाइयों में हार गए। तो लड़ाई के मैदान पर ये एक हार थी, लेकिन इतिहास में ये वो हार थी जिसने जीत का रास्ता तैयार किया। आईएनए का सबसे बड़ा असर युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि उसके बाद सामने आया।
युद्ध खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने भारत की आजादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक हारी हुई सेना आजादी कैसे दिला सकती है। लेकिन आईएनए की हार ने ही असल में उनकी आखिरी जीत की कहानी लिखी। आइए देखते हैं कैसे। अंग्रेजों ने सोचा, चलो आईएनए के अफसरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, एक मिसाल बनेगी। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक भूल साबित हुई। इन मुकदमों ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी, और सबसे जरूरी बात, इसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी और नेवी में बगावत की आग भड़का दी। अंग्रेजों ने अपने राज का सबसे मजबूत खंभा खो दिया था, उनकी फौज की वफादारी। और ये स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इस मुकदमे के जो 3 चेहरे बने वो थे एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख। ये एक इतना शक्तिशाली प्रतीक था कि पूरा भारत धर्म और जाति भूलकर एक साथ खड़ा हो गया। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि जिस फौज के दम पर वो हिंदुस्तान पर राज करते थे वो अब उनकी नहीं रही। तो आईएनए की कहानी ने भारत को आजादी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। पर विडंबना देखिए, जिस नेता ने यह सब मुमकिन किया वो खुद आजादी का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं रहा, या शायद रहा। उनकी मौत आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसके इर्द गिर्द कई कहानियां हैं जो उनकी शख्सियत को और भी रहस्यमयी बना देती है। आखिर में चाहे उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई हो या नहीं, उनकी विरासत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी और ये साबित कर दिया कि आज़ादी सिर्फ मांगी नहीं जाती, उसे छीनना भी पड़ता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर नेताजी आज़ाद भारत में वापस लौट पाते तो क्या आज भारत का नक्शा और उसका भविष्य कुछ अलग होता?